नाज़रीन, दुनिया एक बड़ी जंग के खतरे के अंदर है। मिडिल ईस्ट एक रीजनल वॉर के खतरे के अंदर है, जो इतनी बड़ी तबाही लेकर आएगा, उसका दायराकार इतना वसी होगा कि अनइमेजिनेबल है। मिडिल ईस्ट ने कोई ऐसी जंग विटनेस नहीं की है। ट्रंप की जानब से मुसलसल जो बयानात आ रहे हैं वो एरोगेंस के ऊपर मुबनी है, वो दुनिया को खौफजदा कर रहे हैं, खौफजदा इन द सेंस कि ये अमन दुनिया का जब तबाह होने जा रहा है। तो दुनिया में हलचल है, हंगामा है, सूरत हाल है, आखिरी घड़ियां हैं कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जब जा सकते हैं। और ईरान में भरपूर तैयारियां चल रही है। एक तरफ ईरान जो है एक और रूप के साथ इस वक्त सामने आया है और उसने नई वेव्स लॉन्च कर दी हैं, जिसमें नए जनरेशन के वो मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं जो पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और बड़ी तबाही तल अवीव, हाइफा, इधर उधर हर जगह पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो तेजी के साथ तबाह हो रहा है और कैजुअलिटीज सैकड़ों के अंदर है। इजरायली बिल्कुल इसको सस्टेन नहीं कर सकते, ना फेस कर सकते हैं। सैकड़ों की तादाद के अंदर उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। और अब नाज़रीन, ईरान की जानब से वो अनाउंसमेंट सामने आ गई है जो मुतवक्के भी थी, हम उसके बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। ईरान में जो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं अमेरिका के हवाले से, उस तनाजुर के अंदर अब तक की मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि ये जंग वाक इन पाक नहीं होगी अमेरिका के लिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। नाज़रीन, ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि हिजबुल्लाह हमला करने जा रही है। ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह हमला करेगी अगर अमेरिका ने हमला किया। ये ईरान की जानब से बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात सबको कन्वे कर दी गई है, रीजन में आगे पीछे सबको, और पब्लिकली भी ईरान ने अनाउंस कर दिया है। बुनियादी तौर पर जब इजराइल ने हमला किया था तब भी हिजबुल्लाह हमला करने के करीब थी, लेकिन जब ईरानियन मिसाइल्स पेनिट्रेट कर गए तो फिर जरूरत क्या है हिजबुल्लाह की, ठीक है ना। और फिर कोई सरप्राइज गार्ड भी होना चाहिए और पीछे एक डेटरेंस भी होनी चाहिए कि अगर तुम एस्केलेट करोगे तो हमारे पास भी एस्केलेशन की वजूहात और हमारे पास भी एस्केलेशन के और जराए मौजूद हैं। तो ईरान जबरदस्त तरीके से इजराइल को डील कर रहा है। ना ही इराकी रेजिस्टेंस की जरूरत है, ना ही हिजबुल्लाह की जरूरत है, ना ही किसी और की जरूरत है। तो ईरान तो गलबा पा चुका है इजराइल के ऊपर, बावजूद उनके अग्रेशन हो रहा है और हमला ईरान के ऊपर हुआ, ठीक है ना। और जाहिरी तौर पर इजराइल बहुत ताकतवर था, ईरान बहुत कहा जाता है ये तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है, जो कि एक फेक एक नैरेटिव था। आप खुद याद करें कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर कहा था कि ईरान कमजोर नहीं है, ठीक है ना। तो नेतन्याहू साथ बैठा हुआ था, उसको लगा कि अच्छा ये क्या बात होगी। तो असल बात ये थी कि ईरान कभी भी कमजोर नहीं था, उसको पोर्ट्रे किया जाता था, वो इसलिए किया जाता था कि इजराइल कहे कि भाई हम तो जाएंगे बस इसको तबाह कर देंगे, ये हमारा क्या कर लेगा। तो ये बात थी। अब वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह आएगी और इसके साथ बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है और ये तारीखी डेवलपमेंट है और ये एक और सबूत है कि अमेरिका कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन करने जा रहा है और अमेरिका जो ऑलरेडी आइसोलेट हो चुका है अब अपने आप को मजीद कितना आइसोलेट करने जा रहा है। और ईरान को बहुत एडवांटेज हासिल हो गया है नैरेटिव के महाज के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर सब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं और अमेरिका का नैरेटिव और इजराइल का नैरेटिव नहीं माना जा रहा है। नाज़रीन, मैक्रोन की जानब से अब तक की सबसे बड़ी मज़ाहमत, अब तक की सबसे बड़ी रिजेक्शन जब वो सामने आ गई है। मैक्रोन ने इजराइल को कसूरवार करार दे दिया है कि इजराइल के हमले रीजनल सिक्योरिटी के लिए तबाहकुन है। हालांकि जो जर्मनी ने स्टांस लिया है कि ये ईरान है, उन्होंने ईरान को कंडेम किया है, ठीक है ना। तो वेस्ट से इस तरह का रिएक्शन आना और यूरोप का लीडर फ्रांस है, तो इस तरह का रिएक्शन सामने आना ये बड़ा गैर मामूली है। मैक्रोन ने खुलकर कहा है कि इजराइल फिल फॉर ईरान के ऊपर अपने हमले रोके। ये इजराइल की जो मुसलत करदा जंग है ये रीजनल वॉर की तरफ लेकर जा रही है और रीजनल वॉर का मतलब क्या होगा, यूरोप की सिक्योरिटी उससे मुतासर होगी, यहां से रेफ्यूजीज का तूफान आएगा। देखें, जरूरी जब जंग छिड़ती है तो हम फौरी तौर पर नहीं देखते, जंग जब छिड़ती है फौरी तौर पर कितने लोग होते हैं जो ट्रैवल कर जाते हैं। देखें, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशनल होंगे या उनके पास वीजाज होंगे, अगर नेशनल नहीं भी तो है तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, उनके पास यूरोप जाने के टूल्स भी हैं, वीजाज भी हैं, तो कितने लोग ट्रैवल करेंगे। उसके अलावा इनलीगली कितने लोग जब ट्रैवल करेंगे, यानी रेफ्यूजीज का एक तूफान है जो यूरोप जाएगा, जिसको यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि फार राइट पार्टीज वहां पर इमर्ज कर रही हैं और जितना इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी, जितने रेफ्यूजीज ज्यादा आएंगे, फार राइट पार्टीज और ऊपर जाएंगी। तो ये यूरोप अपने आप को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट समझता है, सबसे बड़ा थ्रेट समझता है फार राइट पार्टीज का दोबारा आना। तो वो रेफ्यूजीज इधर से जाएंगे, उनका एक सैलाब होगा, फिर इकोनॉमी मुतासर होगी, मिडिल ईस्ट मुतासर तो इकोनॉमी मुतासर, और अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी जंगे हैं, तो दुनिया को तबाही की तरफ धकेल कर बाकी कैसे चैन सुकून से बैठ जाएंगे, मतलब यूरोप कैसे चैन सुकून से बैठ जाएगा, उनके मगरब में यूक्रेन में ऑलरेडी जंग जारी है। तो मैक्रोन की जानब से जो स्टांस आया है वो बहुत तारीखी है और इससे ईरान को मजीद एडवांटेज ये हासिल हुआ है। एक तो IAEA उसने कह दिया कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा था, जो CIA है उसने कहा कि न्यूक्लियर नहीं बना रहा था ईरान, ठीक है, और अब मैक्रोन का ये कहना कि इजराइल जिम्मेदार है। तो इस सब के बावजूद ट्रंप हमला करे जो मर्जी करे, उनको उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह होगी। आलमी सतह के ऊपर भी ईरान के नैरेटिव को मान लिया गया है और उसकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं उसने इजराइल की कैलकुलेशंस उड़ा के रख दी हैं और अमेरिका की कैलकुलेशंस भी, जब वो आएगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। और हिजबुल्लाह इस वक्त पूरी तरह तैयार है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि
अमेरिका ज्वाइन करने जा रहा है, यानी अमेरिका एग्रेशन करने जा रहा है, अमेरिका हमला करने जा रही है। मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं और बताया जा रहा है कि बहुत पीक के ऊपर ये प्रिपरेशंस है उस वक्त जारी हैं। और इस वक्त ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर ये मीटिंग कर रहा है इजराइल ईरान जंग के हवाले से, उसमें शमूलियत के हवाले से। मतलब ये जंग तो अमेरिका ही की है, अमेरिका की ग्रीन लाइट से शुरू हुई है, अमेरिकन वेपन्स के साथ है, अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहा है और वो डिप्लॉय होने जा रहा है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अब अमेरिका बहरहाल जब इस जंग के अंदर आ रहा है, लेकिन इसके दरमियान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के और ट्रंप की मुलाकात हुई है और ट्रंप ने यह कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ ईरान के ऊपर बात हुई है। यह बहुत ही खतरनाक है और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी अब यह मुश्किल इम्तिहान है। ठीक है ना, पाकिस्तान के लोग देखिए, अफगानिस्तान की जंग में गया पाकिस्तान 79 के अंदर, आज तक पाकिस्तान उस असर से नहीं निकला है, उस तबाही से, उस गलत फैसले से आज तक पाकिस्तान नहीं निकला है। उसी फैसले का नतीजा 2001 की जंग हुई अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ये सब जो है वो मुतासर हुए इन दो जंगों से। तो अब ट्रंप कह रहा है कि ईरान के ऊपर बात हुई है, तो क्या ईरान के ऊपर क्या बात हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ से? मदद मांगी है ना, कुछ सिक्योरिटी जरा ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस सपोर्ट मांगी गई है। ठीक है, ये थोड़ी है कि वो अमेरिका कहेगा कि आपकी एयरफोर्स की सपोर्ट चाहिए, तो इंटेलिजेंस सपोर्ट की बात जहां पर की जा रही है, तो बड़ा मुश्किल इम्तिहान। मैंने कहा ना कि ये जंग सबकी जंग साबित हो जाएगी और सबके लिए इसमें चैलेंजेस आएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा कड़ा इम्तिहान है। वो मैंने आपको बताया कि ना कर सकता है, ना हां कर सकता है। भाई हां करेगा तो वो इस रीजन में आइसोलेट हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, वो रीजन के अंदर आइसोलेट हो जाएगा कि उसने एक साम्राज्यी ताकत का साथ दिया ईरान के खिलाफ, उसको कोई पसंद नहीं करेगा और चाइना उससे नाराज हो जाएगा। चीन की मदद इस वक्त जो पाकिस्तान को हासिल है, चीन पाकिस्तान से नाराज हो जाएगा और पाकिस्तान अपने आप को इस खित्ते के अंदर आइसोलेट करेगा और अपनी सिक्योरिटी भी, क्योंकि ईरान से भी तो फिर जवाब आएगा, अपनी सिक्योरिटी भी इस वक्त जब वो करेगा। अगर ना करता है तो फिर अमेरिका क्या इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए एक मजबूत लीडरशिप और विजडम वाला फैसला वही इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल सकता है। और ये क्राइसिस बढ़ेगा, ईरान की जंग आगे बढ़ रही है तो इस पूरे रीजन के लिए क्राइसिस बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ये नारा लगा चुका है, असल जंग उसकी चीन के खिलाफ है और वो नारा लगा चुका है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। खुलकर उसने नहीं लगाया, ये जंग यही नारा है कि जो हमारे साथ नहीं उसके ऊपर हम जंग छेड़ेंगे। ये बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि ईरान की इंक्लेशन जब वो चाइना के साथ, अभी ईरान के प्रेसिडेंट चाइना का दौरा करने जा रहे थे, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बात हो रहा है। आप जरा एक और बात जरा देखिए, आपने कभी सुना है बर्तानिया के आर्मी चीफ की ट्रंप के साथ मुलाकात, फ्रांस के आर्मी चीफ की, जर्मनी के आर्मी चीफ की ट्रंप के साथ, इवन इजरायली आर्मी चीफ के ट्रंप के साथ मुलाकात? यानी ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो उसका अंदाज है, जो उसकी एरोगेंस है, वो तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को कुछ नहीं समझता। मतलब अभी वो मैक्रोन को कह रहा था ये तो शोखा है, ये उसकी लैंग्वेज है, ये उसका अंदाज है, और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिल रहा है। तो आपको पता है ट्रंप बहुत ये कैलकुलेट करता है कि इस मीटिंग से उसको क्या फायदा होगा इसे। तो बर्तानिया के आर्मी चीफ से वो नहीं मिलता, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यानी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया, तो फिर जाहिर बात है वही मांगा है जो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों बार पाकिस्तान से मांगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान की लीडरशिप को फैसला करना है, विजडम के साथ फैसला करना है। वो साम्राज्य के साथ नहीं जा सकता है, ना पाकिस्तान के लोग कबूल करेंगे, ना ये कोई विजडम वाला फैसला होगा। यूरोप कह रहा है, फ्रांस कह रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक एरर है जो ईरान के ऊपर हमला, तो जो ईरान के खिलाफ जाएगा वो स्ट्रेटेजिक एरर करेगा। और यहां की लीडरशिप, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इस बात को समझती है, ठीक है ना, और उसको ये समझना चाहिए। लेकिन एक क्राइसिस है अमेरिका के, वो कह रहा है आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। तो फिर आपकी मजबूत लीडरशिप और जो अगली बात, तमाम रीजन के लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो एक एक इस तरह से सामना नहीं कर सकता। एक यूनिफिकेशन, अपनी वैल्यूज के साथ खड़ा होना, अपनी लैंड के साथ खड़ा होना, यही चीज है जो इस रीजन को इस इतने बड़े क्राइसिस से बचाएगी, जिसका खदशा हम पिछले 20 महीनों से ज़ाहिर कर रहे थे और इस जंग के जरिए सब के ऊपर वो वाज़ेह हो चुका है। लेकिन हम इस खतरे का जो घंटा है वो पिछले 20 महीनों से बजा रहे हैं और बहुत सारी बाकी लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये इस रीजन के लोग इतनी बड़ी मुश्किल में हैं, इतने बड़े क्राइसिस के अंदर हैं, यहां के लोगों का अमन इतना बड़ा ऑन स्टेक है कि उनकी लीडरशिप को अंदाजा होना चाहिए कि ये कितना बड़ा तूफान है जो यहां पर टकरा गया है। तो इससे निकलने का एक रास्ता है, मजबूत लीडरशिप, विजडम के फैसले और सबका हाथ के अंदर हाथ मिला लेना, रीजन की तमाम अकवाम का हाथ के अंदर हाथ मिला लेना। इसके सिवा इस रीजन के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई एक मुल्क सोचेगा कि वो हां कर देगा या ना कर देगा, कोई मुल्क इस तरह से उसका आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चीन को आगे आना होगा, इससे भी ज्यादा आगे आना होगा, क्योंकि अब इन मुल्कों के ऊपर ये जो सारी जंगें लॉन्च की जा रही हैं वो इसलिए कि वो चीन के साथ खड़े हुए हैं। वो चीन के जाकर उन्होंने इकोनॉमिक और बाकी इत्तेहाद है वो आगे बढ़ाया है। तो एक तरह से ये मुसीबत जो आई है उसमें, यानी कि चीन का राइज, यानी चीन का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो चीन को तबाह करने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले चीन के जो तमाम इत्तेहादी हैं उनको तबाह करना चाहते हैं।
तो इसलिए अब चीन को भी इससे आगे बढ़कर आना होगा, रशिया को इससे आगे बढ़कर आना। एक आर्गुमेंट यह भी दिया जाता है कि अगर प्यूटन ने Su-35 जब वो ईरान को दे दिया होते हैं तो शायद आज ये जरूरत ना होती इसराइल को, और आज उस तरह से एयरफोर्स, यानी ईरान के पास भी एयरफोर्स होती और उनके इस तरह जंगी तारे ना आते। एक आर्ग्यूमेंट है और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। डेफिनेटली हम स्ट्रेटेजिक अंदाज में मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं कि इस तरह पॉसिबल नहीं होता, इतने बड़े एसेट्स देना, और फिर बहुत सारी दीगर इश्यूज होते हैं, लेकिन बहरहाल जो है ना बोल्ड फैसले करने हैं और रशिया ने किए हैं और चाइना ने किए हैं। लेकिन इन मुल्कों के ऊपर मुसीबत आ चुकी है, क्राइसिस हिट कर गया है, एक साम्राज्य उनके ऊपर हमलावर हो गया है। तो अब इन दोनों मुल्कों को, खास तौर पर रशिया और चाइना को, बहुत आगे आना होगा। अगर ये कहेंगे कि नहीं ये बस पीछे पीछे बैठे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से कि ये सही नहीं है। इनको अब और ज्यादा जो है वो आगे आना होगा, और वो आएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि वो हर सूरत के अंदर आगे आए। अच्छा, तो अब नाज़रीन हिजबुल्लाह हमला करने जा रही है। हिजबुल्लाह, ईरान अनाउंस कर दिया है कि हिजबुल्लाह जो है वो अटैक करने जा रही है, और ये कितनी बड़ी बात है। और ये ईरान सबको कन्वे कर रहा है कि ये रीजनल वॉर होगी, और ये सबकी सिक्योरिटी, तो इसमें ये नहीं है कि वो बस गजा के अंदर है और वो बस लिबिया के अंदर है, सब ठीक है ना, इसलिए सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। जरा ईरान की स्टेटमेंट देखिए, अल जजीरा, अमेरिकाज डायरेक्ट एंट्री इनटू द कन्फ्रंटेशन विद द ज़ायनिस्ट एंटिटी मींस दैट हिजबुल्लाह विल मूव। ईरान ने अल ऐलान सबको बता दिया है, इफ अमेरिका एंटर्स द वॉर हिजबुल्लाह विल एंटर विद अस। मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पर ये था कि क्या हिजबुल्लाह भी ईरान ने जब जवाब देना था तो ये डिस्कशन थी कि एक बड़ा इफेक्टिव जवाब देना है जो आगे जाकर टकराए। तो क्या सिर्फ ईरान जवाब दे या फिर हिजबुल्लाह, यमन, इराक, ये सारे मिलकर अटैक कर दें? तो फिर वहां पर ये कैलकुलेट किया गया कि नहीं, ईरान जवाब देगा, ठीक है ना। और उसकी एक और वजह भी थी, देखिए इस सारे अरसे में ईरान इसराइल से बराह रास्त तो नहीं लड़ा, रेजिस्टेंस बराह रास्त इसराइल से लड़ी है। तो ईरान को अब दिखाना था कि हम आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और हम कितनी ताकत रखते हैं। तो ये भी जरूरी था कि ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो ईरान उसका जवाब देता, और फिर ये एक सरप्राइज भी रह जाता। यानी जैसे ना सरप्राइज है ना, उनके पास एक डेटर्स है वो, लेकिन ट्रंप इसको नहीं मानेगा। यानी ट्रंप के सामने ये चीजें नहीं है कि वो कहेगा कि हिजबुल्लाह भी आ रही है, क्योंकि उसका ताल्लुक सेंसिबिलिटी से नहीं है, लॉजिक से नहीं है। बस वो उसके दिमाग में जो चीज फिट हो गई है, बस वो फिट हो गई है, बस उसने वही करना है, चाहे सारा अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो आप देखें कि वो हिजबुल्लाह उन्होंने पीछे कार्ड रखा हुआ है, तो हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस, और आपको पता भी नहीं चलना कि ये शाम से कब ग्रुप्स उठ खड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेहरान विल रिस्पॉन्ड इफ द यूनाइटेड स्टेट ज्वाइंस इजराइल इन वॉर विद ईरान, ठीक है ना। यानी ईरान बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है कि अमेरिका को हम जवाब देंगे। ईरान फायर्स बैक एट ट्रंप लायर्स नेवर आस्क्ड टू ग्रोवल एट व्हाइट हाउस गेट्स। अब वो ट्रंप कह रहा है कि ये टॉक्स करना चाह रहे हैं, ये व्हाइट हाउस में मीटिंग करना चाह रहे हैं, बट इट्स टू लेट। तो ट्रंप, ईरान ने कहा कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की, ये सिर्फ झूठ है। CNN, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईरान ने कितने मिसाइल लॉन्च किए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आप हैरान हो जाएंगे कितने मिसाइल उन्होंने दाग दिए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो तबाही इजराइल के अंदर मचा दी गई है, अगर वो सामने आ जाए तो इजराइल की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। ये तो आपको पता है कि मिसाइल जाकर टकरा रहे हैं। अब जरा स्टैट्स देखिए, CNN ये स्टैट जारी कर रहा है, ईरान हैज लॉन्च्ड अबाउट 4000 बैलिस्टिक मिसाइल्स। अनबिलीवेबल ये स्टैट्स हैं, 4000 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर ईरान फायर कर चुका है। यानी कि ये मिसाइल जो है, अगर इनमें से 1000 भी जाकर आगे टकराया है तो क्या हुआ होगा, अगर 500 भी टकराया है तो क्या हुआ होगा। टोटल ब्लैकआउट है, और उनकी हाइफा का बंद हो जाना ये कोई मामूली वाकया है। सबसे बड़ा नुकसान उनका स्ट्रेटेजिक बेसिस के ऊपर हो रहा है, मिलिट्री साइट्स के ऊपर हो रहा है, जहां पर जाहिर बात है कि मीडिया तो नहीं है, वो आम एरिया में मीडिया को नहीं जाने देते, तो वहां पर थोड़ी जाने देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात, 4000 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने लॉन्च कर दिए, अनबिलीवेबल। अच्छा, तो अगली बात यह है कि मैक्रोन बहुत खुलकर सामने आकर, मैंने आपको बता दिया है कि इसका एडवांटेज क्या होगा, कि यानी अमेरिका अगर इस जंग में जाने भी जा रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी या आलमी सतह के ऊपर उस नैरेटिव को नहीं माना गया, इसको इलिजिटिमेट कहा जा रहा है, इसमें उनको बिल्कुल कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। तो आगे से ईरान की कैपेबिलिटीज अगर वो सस्टेन करते हैं तो इधर से नैरेटिव भी साथ नहीं है। तो ये जो गोल्स लेकर जा रहे हैं ना, जो इनकी कैलकुलेशंस है, वो उसके मुताबिक नहीं मामला आएगा। इनकी कैलकुलेशंस है वो सारी यहां पर खराब होने जा रही हैं, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं, इराक का मामला कुछ और था, एक कंसेंसस था और जो बाकी थे वो खामोश थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। आज का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैक्रोन, इजराइल ऑपरेशन थ्रेटन रीजनल सिक्योरिटी, इसके बाद कुछ चीज रह नहीं जाती। यानी फ्रांस इससे ज्यादा कोई बात कर नहीं सकता जो उसने कर दी है, क्योंकि सारा नैरेटिव यह है कि ईरान फसादी है, और आज फ्रांस कह रहा है कि रीजनल सिक्योरिटी को खतरा इजराइल से है। जो बात हमास कह रही है, जो बात यमन कह रहा है, रेजिस्टेंस कह रही है, ईरान चीख चीख कर कई सालों से कह रहा है। लेकिन वो कह रहे, अब देखें जर्मनी कह रहा है कि ईरान का कसूरवार है, उसने इजराइल के हमलों को कंडेम नहीं किया, ईरान के हमलों को कंडेम किया है, और उसने कहा कि मजीद बॉम्बिंग ईरान पर होनी चाहिए।
तो देखे ना, नैरेटिव तो ये है जिसको इजराइल परसू करता है। और मैक्रोन का ये बात करना कि इजरायली हमले रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, यानी असल बात करना, कम से कम सच बात तो मैक्रोन ने की है, चलो यही काफी है और ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल स्ट्राइक्स टारगेट अनरिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स। उन्होंने कहा कि ये क्लेम करता है कि ये न्यूक्लियर को तबाह करने गया हुआ है, लेकिन इजराइल जो हमले कर रहा है उसका कोई लेना देना न्यूक्लियर से नहीं है, क्योंकि ये सिविलियंस के ऊपर हमले कर रहा है, टीवी के ऊपर हमला किया इसने, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला कर रहा है, सिविलियन इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ताकि खाना जंगी हो जाए। अब देखें इनकी सफाकियत का आप अंदाजा लगाएं। द यूरोपियन रोल इन द ईरान न्यूक्लियर फाइल इज टू कॉल ऑन इजराइल टू अडॉप्ट डिप्लोमेसी। ये फ्रांस से बड़ी बात सामने आ गई है, यूरोप का लीडर फ्रांस है। उन्होंने कहा कि यूरोप का जो रोल है वो तीली लगाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यूरोप इजराइल को पुश करे कि वो डिप्लोमेसी की तरफ आए, नॉट टू ईरान। और ये बात ईरान ने इतनी बार चीख कर इनको बताई है कि हल तेहरान में नहीं है, हल तल अवीव में है। तल अवीव को प्रेशराइजेशन किया जाएगा, यहां पर सारे मामला हल हो जाएंगे। आज फ्रांस वो बात कर रहा है। Our position to call for a halt to operation by both sides and return to negotiations। ये उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दिया, हालांकि जर्मनी की पोजीशन कुछ और है और बर्तानिया उसने अपने फाइटर जेट्स भेजे और सोच रहा है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फ्रांस की पोजीशन बड़ी कैटेगोरिकली सामने आ चुकी है। G7 का मुल्क फ्रांस और दूसरा मुल्क जापान, उसने इजराइल को कंडेम किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, अब इससे आखिरी बात यह है कि अमेरिका क्या वो हमला करने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, ऑन ग्राउंड जो है वो सूरत हाल क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और ट्रंप की अभी कुछ नई स्टेटमेंट्स आई हैं, मतलब उसने दुनिया को एक हैजान के अंदर डाल दिया। ये बंदा ना बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए, और इसकी एक बात थी काफी पुरानी, और उससे रिपोर्टर पूछते हैं, ये काफी 20 साल 30 साल पुरानी बात है। उससे रिपोर्टर पूछती है कि आपका तरीकाकार क्या है काम करने। उस वक्त ये फ्लैट्स वगैरह बनाकर बेचता था। इसने कहा कि मैं क्राइसिस क्रिएट करता हूं, मैं क्योस क्रिएट करता हूं, और उसमें फिर अपनी मर्जी का मैं चीज जो वो हासिल कर लेता हूं। तो ये क्योस क्रिएट करना, ये क्राइसिस क्रिएट करना, ये इसको अपने लिए ये कहता है आर्ट ऑफ डील। तो ये आर्ट ऑफ डील कहता है। तो एक अपार्टमेंट बेचने में और दुनिया का निजाम चलाने में इसने वही फार्मूला इधर भी अप्लाई किया हुआ है, इसलिए इसको कोई कामयाबी नहीं मिल रही, सिर्फ दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, जंगों की तरफ जा रही है। अभी ये कह रहा है कि 1 घंटे में मीटिंग होने जा रही है हतमी हमले के हवाले से, और कह रहा है कि हैव नॉट मेड अ फाइनल डिसीजन येट, अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ ईरान पर हमले का। ये लेकिन इसकी बातों को एतबार नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसकी आप डिक्शनरी चेक करें, इजराइल डूइंग प्रीटी वेल। देखें, मैक्रोन कह रहा है कि सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, अमेरिका के अंदर से ये बात सामने आ रही है, रशिया ये बात कर रहा है, चाइना रीजन ये सारे बात कर रहे हैं। इसकी डिक्शनरी आप चेक करें, प्रीटी वेल, इजराइल इज डूइंग प्रीटी वेल, यानी एक इंसानियत का अलमिया, यहां की कौमों का जिंदगियां दांव के ऊपर लगी हैं, एंड इजराइल इज डूइंग प्रीटी वेल। अमेरिकन को सोचना चाहिए कि वो किस बंदे को ले आए। थिंक ईरान was few weeks away from having a nuclear weapon। कह रहा है कि देखो कितनी खतरनाक बात थी कि ईरान न्यूक्लियर बनाने जा रहा था, और अब हमने उसको रोक लिया। जिसको मतलब सीआई ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको आईए के चीफ ने रिजेक्ट कर दिया, सारी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, न्यूक्लियर का मामला है ही नहीं यहां पर। तो वही बयानिया। अच्छा, ट्रंप डिस्कस्ड ईरान विद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल, ये उसने बात की है, बस इतना ही। ईरान डिस्कस हुआ है, तो क्या मतलब ईरान क्या डिस्कस हुआ है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ? तो वही डिस्कस हुआ है जो अफगानिस्तान के हवाले से डिस्कस हुआ था कि रशिया के खिलाफ जब वो अमेरिका की हेल्प करनी है। अच्छा, अब जरा देखिए इजराइल का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। द आर्मी इज एट पीक ऑफ इट्स प्रिपरेशंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू एंटर द वॉर ऑन ईरान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यानी ऑन ग्राउंड। अब देखिए, ट्रंप कह रहा है अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, उसकी बात का क्या एतबार है? वो तो जिस दिन ईरान के ऊपर हमला हुआ है उससे पिछली रात जो स्टेटमेंट थी ट्रंप की, तो वो कह रहा था कि मैंने नेतन्याहू को रोक दिया कि पब्लिकली ईरान के बारे में बात भी ना करे, कि कोई हमला ईरान पर नहीं होना, और अगले दिन हमला हो गया। और नेतन्याहू ने कहा कि देखो हमने कितना ज्यादा दुनिया को बेवकूफ बनाया, तो इसलिए उसकी बात का कोई एतबार। ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल है कि पीक सतह के ऊपर प्रिपरेशन हो रही है। वाशिंगटन इन्फॉर्म्ड ऑफ अटैक प्लान्स टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ यूएस मिलिट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने अपने अटैक प्लान्स इजराइल को बता दिए हैं कि कैसे अमेरिकन मिलिट्री इंटरवीन करने जा रही है, और इजराइल कैसे बॉम्बिंग करेगा, और कैसे, यानी अमेरिकन मिलिट्री की इंटरवेंशन के लिए फैसिलिटेशन प्लान्स ये डिस्कस हुए हैं। कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भी इसका हिस्सा हो सकता है, कोई अमेरिकन बेस के ऊपर हमला हो जाए, कोई कुछ हो जाए, इस तरह के वाकयात भी हो सकते हैं। कोई अमेरिकी जो इजराइल में है, कोई उसका वाकया पेश आ जाए। इजराइल एस्टिमेट द यूनाइटेड स्टेट्स विल जॉइन द अटैक ऑन ईरान एंड फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी। द इजरायली आर्मी ब्रीफ्ड द यूएस सेंट्रल कमांड ऑन इट्स अटैक्स ऑन ईरान। A third US aircraft carrier is ready to be positioned near Israel। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। और अमेरिका में शदीद मजामत है। टकर कार्लसन की आप जरा एक हेडलाइन देखिए, इसने सेनेटर टेड क्रूज, ये बहुत बड़ा ज़ानिस्ट, इसका इंटरव्यू किया है और बहुत बुरी तरह ये एक्सपोज हुआ है। इस वक्त ये इंटरव्यू टकर कार्लसन का बहुत वायरल है। इसमें
उससे पूछा गया कि हम क्यों जाएं इसराइल के लिए, तो उसने जो आर्गुमेंट्स पेश किए हैं वो अमेरिकन सुनकर हैरान है। वो रिलीजियस आर्गुमेंट्स हैं और ऐसे अजीबोगरीब आर्गुमेंट। अब जरा देखिए, सेनेटर क्रूज ट्राइस एंड फेल्स, उसने कोशिश की एक्सप्लेन करने की लेकिन वो फेल हो गया। टू यूज द बाइबल टू जस्टिफाई हिज सपोर्ट फॉर इजराइल बॉम्बिंग ऑफ ईरान। ये कितना डेंजरस है, बाइबल से वो जस्टिफिकेशन ले रहा है कि इजराइल की सपोर्ट क्यों जरूरी है, अगर ईरान के ऊपर हमला किया है तो ये बाइबल हमें कह रही है कि हमने इजराइल की सपोर्ट करनी। और टकर कार्लसन ने फिर उसको एक्सपोज किया इंटरव्यू में, ये बहुत अमेरिका में वायरल है। टकर कार्लसन लिख रहा है कि ही ट्राइज बट फेल्स, उसने कोशिश की कि वो कोई ऐसी लॉजिक हमें समझा सकेंगे। बर्नी सैंडर, नेतन्याहू इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये इस वक्त अमेरिका के अंदर सेंटिमेंट है, लेकिन ट्रंप मैड किंग। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। आप निराश लगा करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज।